सो हाय एवरीवन, दिस इज सौरभ ठाकुर। और जैसा कि एग्ज़ाम का रिजल्ट भी आ चुका है, तो काफ़ी कमेंट्स में लोगों ने पूछा कि क्या कट ऑफ रही है, क्या कुछ है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए पोस्ट रिजल्ट रिव्यू। तो देखो, इस बार सबसे ज़्यादा जो घाटा हुआ है वो जो जस्टिस इनजस्टिस की जो बात करते हैं, सभी लोग आपको जो मिसगाइड भी करते हैं कि इवनिंग शिफ्ट वालों तुम्हारे साथ तो इनजस्टिस हो गया, मॉर्निंग वालों तुम्हारे तो मज़े लग गए, ये है वो है। वो सारी चीज़ें गलत हैं। ठीक है, क्यों गलत है? क्योंकि मैंने अपनी पहली वाली वीडियोस में भी ये बात आपको बताई थी कि नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस है, व्हाट इज़ दैट प्रोसेस एक्चुअली। तो उसमें ऐसा है कि यू हैव नो कंपटीशन विद द अनदर शिफ्ट। अगर आप मॉर्निंग शिफ्ट से है तो आपका इवनिंग शिफ्ट से कोई कंपटीशन है ही नहीं। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल मान लो 100 लोगों ने सुबह की शिफ्ट में एग्जाम दिया, 100 लोगों ने शाम की शिफ्ट में एग्जाम दिया। तो अगर सुबह की शिफ्ट में कोई 60% पे टॉप कर रहा है, तो उसके नीचे जितने भी लोग होंगे वहां से मेरिट जो है वो काउंट होती है। फॉर एग्जाम्पल इवनिंग की शिफ्ट में किसी ने 65% पे टॉप कर लिया, ठीक है, तो वहां से उसकी जो वहां उसके नीचे को जो है वो कट ऑफ बनेगी। और वो दोनों शिफ्ट की कट ऑफ जो है अलग अलग बनेगी, और फिर बाद में आधे लोगों को मॉर्निंग शिफ्ट से और आधे लोगों को इवनिंग शिफ्ट से उठाया जाएगा, और फिर आपकी कैटेगरी वाइज जो है कट ऑफ बनेगी। तो इट मीन्स, सीधा सा मतलब है कि आपका इवनिंग शिफ्ट से कोई कंपटीशन नहीं है, और अगर आप इवनिंग शिफ्ट के हो तो आपका मॉर्निंग शिफ्ट से कोई कंपटीशन नहीं है। ठीक है, पहली बात। अब दूसरी बात, नुकसान क्या हुआ है। जैसा कि मैंने अपनी फर्स्ट जो मेरी कट ऑफ की वीडियो मैंने अपलोड की थी, तो उसमें मैंने बताया था कि देयर विल बी एन इंक्रीज ऑफ 3 to 4%। ठीक है, तो 3% इंक्रीज करके मैंने आपको कट ऑफ बताई थी। ठीक है, लेकिन जब हमारी फाइनल आंसर की आती है और हमें पता लगता है कि 20 मतलब नियर अबाउट 22 और 25 क्वेश्चंस जो है उनमें चेंजेस है, जिसमें से कि 10 क्वेश्चंस ड्रॉप थे। मॉर्निंग शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूँ, 10 क्वेश्चंस ड्रॉप्स थे, 8 क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें दो दो ऑप्शंस उन्होंने राइट दिए हुए थे, और उसके अलावा भी 3-4 क्वेश्चंस जो है चेंज थे। तो नियर अबाउट 22-23, 22 और 23 क्वेश्चंस वर डिफरेंट। सो ये बिल्कुल एनटीए के पार्ट पे एक बहुत ही बड़ा स्कैम है और बहुत ही हमारे लिए नुकसान की बात है। अब इसमें नुकसान किसका हुआ ये मैं आपको बताता हूँ। नुकसान हुआ है जिस इंसान ने बहुत पढ़ाई की थी। अब फॉर एग्जांपल मान लो एक शेक्सपियर से क्वेश्चन आया, हेमलेट वगैरह वगैरह की उन्होंने क्रोनोलॉजी आपको पूछ ली। अब मान लो मैं बहुत पढ़ाई करके गया हूं, मुझे वो क्वेश्चन का आंसर आता है, ठीक है, तो मैंने वहां पे उसको ठीक कर दिया। ठीक है, रही बात। अब क्या हुआ कि मैंने जब आंसर की आई, प्रोविजनल आंसर की आई, तो मेरा वो क्वेश्चन ठीक हो गया, राइट। अब क्या हुआ कि वो क्वेश्चन गलत था। अब जिसको पता नहीं था, जिसको उसकी क्रोनोलॉजी पता नहीं थी, उसने वो क्वेश्चन वहां पे क्या कर दिया, गलत कर दिया। ठीक है, आपका वो सही हो गया पहले वाले प्रोविजनल आंसर की में, क्योंकि आपको वो क्वेश्चन आता था। किसी को वो नहीं आता था, कम पढ़ाई करके जो बच्चा गया था। अब जब फाइनल आंसर की आती है, तो वो जो क्वेश्चन है उसका ग्रेस मार्क्स मिल जाता है। ठीक है, वो क्वेश्चन ड्रॉप हो गया फॉर एग्जांपल। तो जिस इंसान ने बहुत ज्यादा पढ़ाई की थी उसका तो ऑलरेडी वो सही हो गया था, और ड्रॉप होने के बाद भी उसका क्वेश्चन बिल्कुल सेम रहा, उसको भी नंबर मिल गया। अब इसमें फायदा उसका हो गया जिसने कम पढ़ा था। जिसने कम पढ़ा था उसको फ्री का एक जो क्वेश्चन है वो मिल गया। तो इनजस्टिस सिर्फ यही है, इतना है, इससे ज्यादा कोई इनजस्टिस नहीं है। और इसमें यही है कि जिस इंसान ने पढ़ा नहीं था उसको वो क्वेश्चन नहीं आता था, और वो क्वेश्चन ड्रॉप हो गया, उसका पहले वो गलत होगा ऑब्वियसली क्योंकि उसको वो नहीं आता था, और बाद में वो ड्रॉप हो गया, और ड्रॉप होने के बाद वो सभी को मिल गया। तो मतलब कि इसमें सभी लोग बराबर हो गए, जिसने बहुत पढ़ाई की है वो भी, और जिसने कम पढ़ाई की है वो भी बराबर हो गए। ठीक है, तो ये हमारा नुकसान है, और ये एनटीए के पार्ट पे बहुत ही बड़ी गलती है। और मुझे समझ नहीं आता कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और यूजीसी इस बारे में कुछ करता क्यों नहीं है। क्या स्टैंडर्ड, क्या कितना स्टैंडर्ड गिरा दिया है एनटीए वालों ने हमारे एग्जाम का। एक तो क्वेश्चंस बिल्कुल ऐसे बच्चे वाले क्वेश्चंस पूछ रहे, कहीं से भी उठा के कुछ भी फेंक रहे हैं, कोई मेन स्ट्रीम लिटरेचर से कोई क्वेश्चन नहीं है, और उसके बावजूद ऊपर से इतने ज्यादा क्वेश्चंस गलत और दो दो ऑप्शन सही। ऐसा भला कौन सा क्वेश्चन हो सकता है जिसमें दोनों ऑप्शन सही है? 8-8 क्वेश्चन आप दो ऑप्शन के साथ सही दे रहे हो। तो इसी वजह से मॉर्निंग शिफ्ट की जब मैंने दूसरी वीडियो बनाई थी फाइनल आंसर की पे, तो मैंने बताया था कि अब मैं कुछ नहीं कह सकता, मेरिट कितनी ऊपर जाएगी, 4% भी जा सकती, 5%, लेकिन फिर भी मैंने कहा था कि 3 या 4% और इंक्रीज कर लेना, जो मैंने पुरानी कट ऑफ बताई थी। तो इसका मतलब 6 से 7% का इंक्रीज। और जो फर्स्ट शिफ्ट में इंक्रीज हुआ है वो हुआ है लगभग 8-9% के आसपास का इंक्रीज हुआ है। 68-69 के आसपास जेआरएफ हुआ है जनरल का, और 60 के आसपास नेट हुआ है। ठीक है, इतना ही आप बाकी कैटेगरीज में भी इंक्रीज कर लो, लगभग 6 से 8% के आसपास का इंक्रीज। तो इवनिंग शिफ्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो ड्रॉप नहीं थे, मेरा मतलब है कि बहुत कम क्वेश्चंस ड्रॉप थे और कम चेंजेस थे, इसीलिए शाम की शिफ्ट में बहुत कम लोगों के नंबर इंक्रीज हुए। अगर मैं सुबह की शिफ्ट की बात करूं तो आई हैड अ फ्रेंड जिनके 16 क्वेश्चंस इंक्रीज हुए।
16 क्वेश्चंस उनके बड़े हैं। तो आप इमेजिन करो कि यार 16 क्वेश्चंस सीधा 10% इंक्रीज हो गया और उनका नेट हो गया। 64% उनका बन रहा था और उस पर सिर्फ नेट हुआ। तो इसीलिए ये कट ऑफ इतनी ऊपर गई है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं, आपने बहुत पढ़ाई की थी, मैं मानता हूं, आपने बहुत मेहनत की थी और हिम्मत भी नहीं हारनी है। ऐसा नहीं सोचना है कि यार ये पता नहीं क्यों नहीं हुआ। तो अगली बार मुझे ऐसा लगता है कि एनटीए इन गलतियों को रिपीट नहीं करेगा, क्योंकि पिछली बार रिजल्ट 3 या 4% था। इस बार इन्होंने क्या किया, इस बार रिजल्ट इन्होंने दे दिया अच्छा, मतलब कि काफी 6 to 8% इन्होंने रिजल्ट दिया और इस बार जेआरएफ की संख्या भी जो है वो लगभग डबल है। तो मैंने एग्जैक्टली परसेंटेज नहीं निकाली, लेकिन इतना जरूर है कि 6% रिजल्ट इस बार है। तो इसीलिए थोड़ा सा फायदा हो गया। अगर 3% इस बार रिजल्ट देते तो 70 से भी ऊपर जेआरएफ की कट ऑफ जानी थी जनरल की। इवनिंग की शिफ्ट में इंक्रीज हुआ है लगभग 6% का, ठीक है, जितना मैंने बताया था। लेकिन वो मॉर्निंग की शिफ्ट में मैंने बोला था कि इसमें बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाएगी कट ऑफ, तो वही हुआ। इवनिंग की शिफ्ट में लगभग मुझे लगता है 58 के आसपास नेट हुआ है जनरल कैटेगरी का, और जो जेआरएफ हुआ है वो हुआ है शायद 66 के अराउंड। तो अब सारी शिफ्ट्स अलग है, मैं कमेंट्स देख रहा था, मैं तो खज्जल हो गया सच बताऊं। पता नहीं लगा कोई किस शिफ्ट से, कोई किस शिफ्ट से, किसी का अब परसेंटाइल में स्कोर है ये भी पता नहीं लग रहा है कट ऑफ कितनी है। हालांकि अगला जो एग्जाम होगा वो बिल्कुल ड्रास्टिकली डिफरेंट होगा और उसकी कट ऑफ भी एग्जाम के हिसाब से होगी और कितने क्वेश्चंस ड्रॉप होते हैं कितने नहीं होते हैं उस हिसाब से कट ऑफ जाने वाली है। अब इन्होंने एनटीए ने कुछ ऐसा गड़बड़ कर दिया कि हम लोग जो कट ऑफ प्रिडिक्ट करते हैं हम भी अनप्रिडिक्टेबल हो गए हैं, क्योंकि इन लोगों ने ऐसे ऐसे कांड कर लिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन गलत कर लिए। अब मैं क्या बताऊं। तो फिलहाल मेरा यही था कि जस्टिस इनजस्टिस की जो खबर है, इसमें मॉर्निंग इवनिंग वालों ने एक दूसरे को गाली नहीं देनी है भाई। प्यार से रहना, मिलजुल के रहना है। सब एक ही सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स हैं, सब भाई बहन हैं, और कई अगर बहनें ना मानना चाहे, भाई ना मानना चाहे, तो वो भी दोस्त भी है। तो इसीलिए दुश्मनी नहीं, बिल्कुल प्यार से रहो, सब आगे बढ़ो, है ना, सबको साथ लेकर चलो। और जिन लोगों का नहीं क्वालिफाई हुआ या फिर सिर्फ नेट भी क्वालिफाई हुआ है एंड दे वांट टू क्वालिफाई जेआरएफ इन द अपकमिंग अटेम्प्ट, तो मेरे लिटरेरी थियरी के नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। उस लिंक को खोलो, उसमें डिस्क्रिप्शन होगा, प्रॉब्लम होगी, जो कुछ होगा सब कुछ लिखा होगा। उसके बाद आप आगे का प्रोसेस करें और बहुत ही प्यार से, पेशेंस से और केयर से और एक्सपीरियंस से मैंने वो नोट्स तैयार किए हैं लिटरेरी थियरी के आप लोगों के लिए, और यूजीसी नेट में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। मैं एक्चुअली किसी और टेस्ट की तैयारी में आजकल बिजी हूँ, अभी गाड़ी में थोड़ा रेस्ट करने आया था, तो मैंने सोचा यार रेस्ट कर ही रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम मिला है तो एक वीडियो मैं बना देता हूँ। कुछ टाइम से दिल में था और ये चीज़ आपसे मैंने शेयर करनी थी, जो भी एग्ज़ाम के बाद की जो अपडेट है। और अगला एग्ज़ाम की तैयारी करो, पुराना दुख जो है उसको भूल जाओ, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। नेट ही है यार, आता जाता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इस बार नहीं हुआ अगली बार हो जाएगा, जिनका पिछली बार हुआ है वो भी आज यहीं है आपके साथ, आप भी यहीं हो, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, जेआरएफ से फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जेआरएफ अगर किसी को मिल जाए तो उसकी फटाफट एडमिशन हो जाती है पीएचडी में, और उसकी जो फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो भी अच्छी हो जाती है। दूसरी बात, नोट से मुझे याद आया, कई लोगों को लगता है कि मैंने प्राइस बढ़ा दिया, पहले 296 था अब 338 हो गया है। हालांकि सिर्फ 42 रुपीज़ का इंक्रीज़ है, मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा है। मैंने अपनी ओर से बहुत जेन्युइन रखने की कोशिश की, इसके भी कुछ रीज़न है, मैंने बताया है। कमीशन रेट इसमें जो कटता है और जो इसमें टैक्सेस वगैरह है उसका इंक्रीज़ की वजह से थोड़ा सा प्राइस बढ़ा है, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इससे ज़्यादा मैं 3 की फिगर में ही रखूँगा, इससे ज़्यादा कभी नहीं होगा। लेकिन हाँ, फ्लक्चुएशंस आपको देखने को मिलेगी। हाँ, किसी को लगता है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब है, तो आप मुझे पर्सनली, जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी मिल जाएगी, पर्सनली मुझे आप मेल आईडी पे अपनी प्रॉब्लम बताएं। ऐसा नहीं है यार मैं लूटने नहीं बैठा किसी को, ठीक है, मैं आपका भला करना चाहता हूँ और अपना भी भला करना चाहता हूँ। मैं ऐसा काम करूँगा जिससे आपका भी भला हो और उससे मेरा भी भला हो, ठीक है, लूटने नहीं बैठा हूं। किसी की जो प्रॉब्लम है बहुत जायज होगी, मैं डेफिनेटली अपनी ओर से जितना हो सकेगा आपको कोऑपरेट करूंगा। और मुझे आप मेल करिए, पर्सनली अपनी प्रॉब्लम बताएं अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम है। हालांकि मेरे पास ऐसे 2-4 लोगों ने प्रॉब्लम शेयर की और उनकी मैंने हेल्प भी की है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं सोचना है आपने कि मैं इतना मनी माइंडेड हो गया हूं। तो मॉनिटरी ज़रूरत सभी को होती है। बेचारी गाड़ी रखी है मैंने एक, अभी अभी भी ली है ना छोटी सी गाड़ी है, इसको भी पालना पड़ता है, और कहीं गलती से गर्लफ्रेंड बन गई तो उसको भी पालना पड़ेगा, घुमाना फिराना पड़ेगा, गाड़ी के खर्चे, अपने खर्चे, है ना, तो सब कुछ देखना पड़ता है। थोड़ा बहुत मॉनिटरी हमें भी सपोर्ट मिलेगा, हमें मोटिवेशन मिलेगी, और मैं अच्छा करने की कोशिश करूँगा। अभी तो एक टेस्ट की तैयारी कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, उसके बाद ज़रूर वापस आऊँगा, और आने वाले समय में लिटरेरी क्रिटिसिज्म से लेकर हर एक टॉपिक में मैं नोट्स भी बनाऊँगा और लेक्चर्स भी बनाऊँगा, और आप लोगों को बहुत आगे लेकर जाऊंगा। मेरे साथ जुड़े रहना है बस। और जिनको नोट्स की ज़रूरत है अभी खरीद लो, नहीं तो कल को आप बोलोगे यार फिर से प्राइस बढ़ गया। हालांकि इतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, लेकिन फिर भी आप को हो सकता है कि इसमें थोड़ी सी फ्लक्चुएशंस मिले। तो फिलहाल
मैंने यही बात करनी थी। अगले एग्ज़ाम की तैयारी में जुट जाओ और डिसहार्टन नहीं होना है। देखें, हिम्मत नहीं हारनी है, हमने अगला मैच खेलना है, ठीक है? और जो लोग कहते हैं भाई विराट कोहली मैच नहीं देखता तू, भाई मैं सबके मैच देखता हूँ, लेकिन सबकी अलग बात होती है, सबका एक्सेंट की अलग बात होती है। पाकिस्तान का जो एक्सेंट है ना, मुझे सच में बहुत प्यारा लगता है। भले ही मैं हिंदुस्तान से हूँ, ऐसा नहीं है कि हम कोई दुश्मन है। हम सब लोग भाई भाई है, भाई भाई अलग हुए जब भाई भाइयों का बंटवारा होता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो दुश्मन बन जाएं। खून तो एक ही रहता है, वजूद, जड़ें, पास्ट, सब कुछ एक रहता है। तो प्यार से रहें। पाकिस्तान के बहुत लोग मुझे भी देखते हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और जो बाबर आजम का एक्सेंट है मुझे बड़ा प्यारा लगता है, और पाकिस्तान का जो भी एक्सेंट, जिस प्यारे अंदाज से, जिस नज़ाकत से आप लोग बात करते हैं, मुझे बड़ा पसंद आता है। और विराट कोहली तो ऑब्वियसली यार, किसका फेवरेट नहीं है, वो सबका फेवरेट है। और सबको जय हो, है ना, भला हो सभी का। ठीक है भाई, यही बात करनी थी। बाय।